चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि शायद पहली बार मैं बैठकर बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि 5-6-7 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद मैं जब मंच से उतर रहा था तो कुछ चोट लग गई, जिसके कारण थोड़ा खड़े होकर भाषण करने में मुझे कुछ असुविधा हो रही है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान हितेश शंकर जी, संपादक पांचजन्य, और हमारे चेयरमैन उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमारी अरोरा, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राधा बहन जी, निदेशिका ब्रह्म कुमारी लखनऊ, श्रीमान दिलीप वाल्मीकि जी, प्रमुख यजमान प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि, और श्रीमती भारती गांधी जी, संस्थापक निदेशक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और सरदार निर्मल सिंह जी, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ, क्षेत्रीय प्रचारिका शशि देवी जी, कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्षेत्र प्रचारिका शशि जी, विभाग प्रचारक अनिल जी, विभाग कार्यवाह अमितेश जी, श्रीमान पीके जैन जी, अध्यक्ष जैन सभा, श्री राजेंद्र जी भुनवाल, और श्री एसजीएल जी परिहार अवध बार एसोसिएशन के चेयरमैन, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, मैं समझता हूं कि मंच पर इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त किए होंगे, तो मेरे द्वारा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात आप लोगों के सामने की जाए, मैं समझता हूं उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं इस धर्म संकट में हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाला मैं कहां से अपनी बात की शुरुआत करूं, और विशेष रूप से जब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हो। तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमको बात की शुरुआत राजनीति से ही करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति स्वतंत्र भारत में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। लंबे समय तक इस आजाद भारत में आपने देखा होगा कि नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही यह विश्वास का संकट गहरा हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस दल के हम लोग हैं उस दल की बात करता हूं। व्यक्ति हमारे यहां भी हो सकते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, इस विश्वसनीयता के संकट को चैलेंज के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो हम लोगों ने उसे स्वीकार किया। जो हमने कहा है वह किया है। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर कोई देख ले, इलेक्शन मैनिफेस्टो के एक एक कमिटमेंट को हमने पूरा किया है, एक एक कमिटमेंट को पूरा किया है। चाहे धारा 370 की बात 1951 से करते चले आ रहे हैं, जब हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ के रूप में प्रारंभ की थी, और कहा था कि इस समय संसद के दोनों सदनों में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करेंगे, और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। कर दिया। हम लोगों ने 1984 से बराबर अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मैं मानता हूं कि न्यायालय के आदेश से हुआ है, लेकिन परमात्मा ने शायद हम लोगों की नीयत को पहचाना है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है। और मुझे तो यह लगता है कि शायद
एक संयोग है कि हमारे रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। मैं जानता हूं कि आप सब इंटेलेक्चुअल्स यहां बैठे हैं, तो आपको लगता होगा राम राज्य का आगाज यहां कैसे होगा। जब लोगों के अंदर एक दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि पैदा होती है, तो मान लीजिए कि देश में राम राज्य आ गया। अधिकार बोध यदि केवल रहे व्यक्ति के अंदर, अधिकार बोध कि हमारा अधिकार है, ये हमारा दायित्व नहीं है, अधिकार बोध है, तो मान लीजिए कि राम राज्य नहीं आया है, इसका मतलब कि कलयुग है। और मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूं सारे देश भर में भ्रमण करते हुए, पहले के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व का बोध अब पैदा हो रहा है। देश के प्रति हमको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि यह प्रभु राम की कृपा रही है कि अब यह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व का बोध, कर्तव्य का बोध लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। तो इसे मैं एक राम राज्य की शुरुआत ही मानता हूं कि शायद इसका सिलसिला प्रारंभ हो गया है। तीसरी चीज हम लोगों ने कही थी कि हम आएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम पास करेंगे। मुझे याद है कि जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय बिल इसको मैंने ही तैयार किया था, लेकिन लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बार बार हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि नहीं, यह जो नागरिकता का कानून है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। जिन लोगों का पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, वहां नहीं रह सकते हैं, भारत आए हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इस कानून के तहत उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। किसी की नागरिकता समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन बराबर लोगों ने इसे कि हिंदू मुसलमान के बीच ये भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करके समर्थन हासिल करना चाहती है, इसलिए किया। कुछ चीजों की याद मैंने आपको इसलिए दिलाई कि जो हम लोगों ने कहा था उस काम को हमने किया है। प्रश्न यह उठता है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक विश्वास का संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। पहले हमको अर्थ यह समझना होगा कि राजनीति शब्द यह है क्या। लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, वैसे मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। किसी मंच पर बोलते हुए मुझे रंच मात्र कभी संकोच नहीं हुआ है। और संघ के बारे में भी लोग समझते होंगे कि संघ हिंदू मुसलमान की बात करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं संघ ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। केवल लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही। तो राजनीति यदि हम करते हैं तो राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। संस्कृत के विद्वान यदि यहां पर बैठे होंगे तो जानते होंगे नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना है यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। यह राजनीति शब्द जो अपना अर्थ व भाव खो चुका है, उसे पुनः हम भारत की राजनीति में स्थापित करें। कोई यह कह सकता है कि आप, लगता तो नहीं है लेकिन आप गंभीरता पूर्वक हमारे हर एक्शन को देखिए तो आपको लगेगा हम लोगों की कोशिश यही है। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। लोग मान लेते हैं कि भाई ये राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग कल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। होगा, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो
और साथ ही साथ ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म में सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि आप धनवान भारत, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म में विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करने के लिए आपने क्या क्या काम किया है, तो पहला विषय मैं लेता हूं धनवान। आपको याद होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक जब भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार, धन दौलत के आकार के मामले में 2004 में जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब गई थी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, तो उस समय हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही भले आदमी, मैं उनका सम्मान करता हूं। वैसे हमारा स्वभाव है, मैं किसी भी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे लोकदल का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, क्योंकि हमारी मान्यता यह रहती है कि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। प्रधानमंत्री इज नॉट ए इंडिविजुअल बट इज द इंस्टीट्यूशन। हमारी मान्यता यह है, मैं कभी आलोचना नहीं करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इकोनॉमी का जहां तक प्रश्न है, जो इकोनॉमी सारी दुनिया में के देशों में 11वें स्थान पर 2004 में थी, तो 2014 में भी वह 11वें स्थान पर ही थी। फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं, उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट बनती है, और आपने देखा कि 7 से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार, हमारे धन दौलत का आकार कितना बड़ा हो गया कि हमारा यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर दुनिया में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मेरे बहने भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारे विश्व के अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस वर्ल्ड की यदि किसी की है तो भारत की है। बड़े देशों में मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स ने भी। और हमारे देश की वो फर्म्स नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों की फर्म्स हैं, हाईली रिप्यूटेड वो फाइनेंशियल फर्म्स हैं। वह कह रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 आते आते, यानी 2027 आते आते भारत को विश्व की टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा, उसके बाद भारत होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, यानी आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो 2047 तक हम भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और ऐसा भारत जो धनवान भी हो, ज्ञान विज्ञान में विश्व का नेतृत्व कर सके, और अध्यात्म में भी विश्व का नेतृत्व कर सके। अब मैं धनवान की बात तो मैंने कर ली, अब ज्ञान विज्ञान की बात आता हूं। उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, 2014 में आप देखेंगे स्टार्टअप्स के बारे में जानते होंगे नौजवानों की, उनकी संख्या बामुश्किल 400-500 इस देश में हुआ करती थी। आज हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या मोर देन 1,25,000 हो गई। यही बच्चे हमारे करिश्मा कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज उनके अंदर जनरेट हो रही है, करिश्मा कर रहे हैं। और यूनिकॉर्न्स जो अप्रॉक्सिमेटली जो स्टार्टअप्स हमारे अपनी पूंजी लगभग $1 बिलियन की बना लेते हैं, लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए की जिनकी हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। भारत में इसके पहले 2014 में 4-5 हुआ करते थे, आज उनकी संख्या मोर देन 125 हो गई। ज्ञान विज्ञान में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ इसी चीज को कोलैबोरेट करने के लिए, इसी को बल देने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे चंद्रयान 2 हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया, उसे लॉन्च किया, लेकिन जिस लक्ष्य को उसे हासिल करना था, उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया।
मुझे याद है उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, वैज्ञानिकों के अंदर बहुत हताशा हुई। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मैं तुरंत मॉर्निंग में ही मैं जाऊंगा उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए। वैज्ञानिकों से मिलने के लिए गए, उनकी पीठ थपथपाई, सारे वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। मेरे बहनों भाइयों, आपको अंदाज नहीं होगा साइंटिस्ट किस डिवोशन, किस डेडिकेशन के साथ भारत में काम करते। मैंने कई बार मिसाइल की लॉन्चिंग, रॉकेट्स की लॉन्चिंग, क्योंकि डीआरडीओ हमारी मिनिस्ट्री में भी लगभग 7,500 8,000 बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं हमारी मिनिस्ट्री में। मैं स्वयं गया हूं उस स्थान पर लॉन्चिंग देखने। जब लॉन्चिंग होती है तालियां बजती हैं, सारे 150, 200, 250 वैज्ञानिक एक बैठे रहते हैं एक हॉल में, सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं। और जब ऊपर जितना ही ऊपर चढ़ता जाता है तालियां बजती रहती हैं। जब अपने टारगेट को अचीव करने में यदि कहीं पर बीच में गड़बड़ी हो जाती है, फूट फूट कर रोते हुए मैंने वैज्ञानिकों को अपनी आंखों से देखा है। और उड़ीसा में एक स्थान से जहां से लॉन्चिंग इसकी होती थी, मैं गया था, तो मुझे वहां रुकना पड़ा 1.5 घंटे सारे वैज्ञानिकों को, फिर मुझे एड्रेस करना पड़ा, उनको ढाढ़स बनाना पड़ा। यही काम हमारे प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के विफल होने पर किया। सुबह पहुंच गए और वैज्ञानिकों को सीने से लगाकर उन्होंने पीठ थपथपाया कि आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़िए। और आपने वो करिश्मा देखा, हौसला अफजाई का करिश्मा, हौसला अफजाई का करिश्मा कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड कराने में कामयाब हो गया। और हम विश्व के हम पहले देश बन गए जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने चंद्रयान का लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की। हम ज्ञान विज्ञान में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे 50 उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं दे रहा हूं। अध्यात्म, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, यहां तक कि मैंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को भी देखा है कि अध्यात्म की बात करिए तो समझते हैं पूजा पद्धति, यह खास धर्म विशेष हिंदू की बात की जा रही है ना। गलत है यह थिंकिंग। अध्यात्म को पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अध्यात्म में मन का एलिवेशन है, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। हमारे देश के ऋषि और मनीषी कितने बड़े मन के थे। भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया की किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। क्या यह काम कोई छोटे मन का व्यक्ति कर सकता है? जो आध्यात्मिक होगा, जिसका मन बहुत बड़ा होगा, वही करेगा ना, कि छोटा व्यक्ति करेगा? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी भारत के ही ऋषियों और मनीषियों ने दिया है, जो आध्यात्मिक थे, बड़े थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, ज्ञान और विज्ञान में देश का नेतृत्व कर सके और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व कर सके। अब हम लोगों पर, मैं सच बतलाऊं, लोगों के साथ समझ में नहीं आता हो, कहते हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करने वाली है। मुझे खुशी है कि देश में कई ऐसे लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई, जो हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं नजदीक आने पर तब समझ में आता है कि आप लोग क्या हैं। मुझे नहीं याद है कभी जीवन में हम लोगों ने ऐसा सोचा। हम प्राणी मात्र की चिंता करने वाले, और जिस सर्प के काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने वाले हम लोग नैरो थिंकिंग के कैसे हो सकते? हम जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे करेंगे?
हम कहते हैं लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। वोट के लिए किसी को अपीज मत करो, उसका तुष्टि मत करो। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। क्या गलत है? यह बताइए, एक समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, तब वोट लेने के लिए एक समाज को ज्यादा प्रश्रय दें और दूसरे की हम उपेक्षा करें, क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय है? इसीलिए हम लोगों ने कहा जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, इन्हीं सब सारी सोच के कारण आज भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे ये चर्चा कर रहे थे हितेश शंकर जी, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे बढ़ी है। विदेशों में रहने वाले आपके परिवार के भी बहुत सारे सदस्य लोग होंगे, उनसे पूछिए। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज, मैं पहले भी विदेशों में गया हूं, और पहली बार मुझे जाने का अवसर तब प्राप्त हुआ था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी उम्र बामुश्किल 48 साल की थी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी अपने नेतृत्व में। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, ये सब सारी शिपिंग, वाटरवेज, रोड्स, हाईवेज, उस समय भी हमने इंटरनेशनल फोरम पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोला। तब बोलने में और आज बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि कोई भी भारतीय इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो उसकी बातों को दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया मिस्टर गारसेटी, वो बोल रहे थे कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. इसीलिए हम लोगों ने कहा जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, इन्हीं सब सारी सोच के कारण आज भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे ये चर्चा कर रहे थे हितेश शंकर जी, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे बढ़ी है। विदेशों में रहने वाले आपके परिवार के भी बहुत सारे सदस्य लोग होंगे, उनसे पूछिए। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज, मैं पहले भी विदेशों में गया हूं, और पहली बार मुझे जाने का अवसर तब प्राप्त हुआ था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी उम्र बामुश्किल 48 साल की थी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी अपने नेतृत्व में। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, ये सब सारी शिपिंग, वाटरवेज, रोड्स, हाईवेज, उस समय भी हमने इंटरनेशनल फोरम पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोला। तब बोलने में और आज बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि कोई भी भारतीय इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो उसकी बातों को दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है।
अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया मिस्टर गारसेटी, वो बोल रहे थे कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. टैंक लेते थे, फाइटर प्लेन लेते थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है इन सब सारी चीजों में। हम स्वयं बना रहे हैं। अभी महीने भर पहले 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। अभी थोड़े ही दिन पहले 4,000 करोड़ रुपया का मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल दी है। और आपके जानकर खुशी हो गई, अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर भारत में लखनऊ की धरती पर बनेगी। अब आप लोगों ने जाकर देखा होगा, काम हो रहा है वहां, तेजी से काम चल रहा है। एक पार्ट पूरा हो गया है, दूसरा पार्ट बनने में समय लगेगा। 2026 तक यहां पर आप देखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के दूसरे देशों को यहीं से हम लोग सप्लाई करेंगे। और यहां के छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां डीआरडीओ लैब भी बनवा दी है कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स, यदि कुछ नए अनुसंधान करना है, नए रिसर्च करना है, तो उन लैब्स वगैरह में जा सकें। भारत हर क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी चीज, मैं ये कहूं मैं लखनऊ का सांसद हूं तो मैंने लखनऊ के लिए यह कर दिया, वह कर दिया। बहनों भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है आपके भाग्य से हुआ है, हम लोगों के भाग्य से हुआ है। मनुष्य क्या करेगा जी, करता तो परमात्मा है, ऊपर बैठा करता वही है। लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई कुछ नहीं करता। जब तक ऊपर वाले की कृपा न हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। बिना राजनीति और अध्यात्म के समन्वय के राजनीति की कोई सार्थकता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, आपने देखा होगा चुनाव में मैं वोट नहीं मांगता हूं। मैं कहता हूं आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं। बराबर यही कहा, वोट दीजिए, मैं वोट देंगे आप तो हम इसको लखनऊ को स्वर्ग बना देंगे। कभी नहीं कहा, अपने जीवन में कभी नहीं कहा, और न कहूंगा। हम आशीर्वाद चाहते हैं, शुभकामना चाहते हैं, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, अपेक्षाएं हैं, आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतर सकूं। यही हमारी कोशिश रहती है। क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो खुद लोग महसूस करें, खुद ही देखेंगे। उनको यदि प्रसन्नता होगी तो मुझे उसकी 4 गुना अधिक प्रसन्नता होगी। आपके ही सुख में मेरा सुख है, आपके ही आनंद में मेरी आनंद की अनुभूति है। आप परमानंद को प्राप्त करेंगे तो उसमें भी मुझे परमानंद की ही प्राप्ति होगी। मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, कुछ मैं भी मूड में आ गया था, क्षमा कीजिएगा। और इधर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर मुझे लगता है कि जब तक मैं चलता रहूंगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप 4 दिन आराम करिए, लेकिन समस्या है कि सारे देश भर में जाना है, सार्वजनिक सभाएं लगी हुई हैं। हाँ, नहीं, आप सबका आशीर्वाद है। तो यह है कि जितना समय देना चाहिए इस समय चुनाव के दौरान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सारे देश में हम लोगों की सार्वजनिक सभाएं लगती हैं, वहां जाना पड़ता है। कल मैं झारखंड में और उड़ीसा में 2 राज्यों में हूँ, 3 सार्वजनिक सभाएं हैं। और फिर
लगातार ऐसे क्रम चलता रहेगा। लेकिन लखनऊ के लिए भी मैं 2-3 दिन का समय निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। और आप ही लोग हैं, जो करना है आप लोगों को करना है, मुझे क्या करना है। जो आप दे देंगे उसे ले लूंगा, जो नहीं देंगे नहीं लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।